वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नोएडा में आज J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये एयरपोर्ट 6200 हेक्टर अराजी पर होगा। एयरपोर्ट की तामीर पर 30,000 करोड़ की लागत आएगी। एयरपोर्ट की तामीर का काम मरहलेवार तरीके से मुकम्मल होगा। पहले 2 रनवे और 1 टर्मिनल की तामीर की जाएगी। इसके बाद 3 रनवे बनाए जाएंगे। J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज का हदफ 26 सितंबर 2024 मुकर्रर किया गया है। इस हवाई अड्डे के सबब उत्तर प्रदेश के रास्ते दुनिया के लिए खुल जाएंगे और इसी से रियासत को लॉजिस्टिक के आलमी नक्शे में मुकाम हासिल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट की तामीर से मगरबी यूपी की तस्वीर बदलने और रोजगार के मौके पैदा होने के दावे भी किए जा रहे हैं। तो आज बड़ा दिन है। मुल्क की आवाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ साथ मुल्क की आवाम के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज संगे बुनियाद रखे जाने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे खुद, और इसमें यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यूपी के लिए ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आइंदा 2022 में यूपी असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में इस एयरपोर्ट को बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की ने समझा जा रहा है और इस सौगात का असर इलेक्शन को भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि लगातार मरहलेवार तरीके से कई सौगातें उत्तर प्रदेश की आवाम को दी जा रही हैं। और साथ ही साथ इस एयरपोर्ट का संगे बुनियाद इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस एयरपोर्ट के बनने से जो मगरबी यूपी है और एनसीआर की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बदलेगी, क्योंकि रोजगार के मौके पैदा होंगे। कई हजार रोजगार इससे पैदा होंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे जो डेवलपमेंट की तस्वीर है उसमें भी यकीनन इजाफा होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कहा जा रहा है कि ये इस एयरपोर्ट के बाद यूपी पहली रियासत होगी जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 1 बजे करीब इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसका संगे बुनियाद रखने के लिए। दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब पूरे तौर तरीकों के साथ इस एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा जाएगा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी मुल्क की आवाम को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश का जिक्र, जैसे कि हमने आपको बताया, यूपी असेंबली इंतखाबात के हवाले से इसका जो महत्व है वो ज़्यादा हो जाता है और ये एयरपोर्ट बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे जो कि लॉजिस्टिक के उसमें ज़ुमरे में आलमी नक्शे में इसको मुकाम हासिल हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें इस एयरपोर्ट में शुमार की गई हैं जो कि बड़े लेवल पे आलमी नक्शे पर इंडिया और उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करेंगी। तो उत्तर प्रदेश के रास्ते दुनिया के लिए खुल जाएंगे, क्योंकि जो कि लॉजिस्टिक की सहूलत होगी वो भी इस एयरपोर्ट पर होगी और मरहलेवार तरीके से इस एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। आपको बता दें, पहले 2 रनवे और 1 टर्मिनल बनाया जाएगा, उसके बाद 3 रनवे बनाए जाएंगे। और जो आपको बताएं कि इस एयरपोर्ट पर पहली परवाज का हदफ 26 सितंबर 2024 मुकर्रर किया गया है। तो यानी 2024 को पहली परवाज इस एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और मरहलेवार तरीके से काम शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। 2022 शुरू होने वाली है और 2024 में पहली परवाज इस एयरपोर्ट से शुरू की जाएगी। तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी मुल्क के लिए। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये होगा। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया है और 62,000 हेक्टेयर अराजी पर इसकी तामीर की जाएगी। बात करेंगे त्रिपुरा बल्दियाती इलेक्शन की। त्रिपुरा में बल्दियाती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल शुरू हो गया है।
अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 13 शहरी बल्दियाती इदारों की 222 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर कुल 785 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। कल कुल 644 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और उन्हें ए और बी जुमरे में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी में 370 जबकि बी कैटेगरी में 274 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। आज़ादाना व मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग मराकज पर त्रिपुरा राइफल्स और मसलहा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान झड़पों की वजह से त्रिपुरा बल्दियाती इंतखाबात सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस ने इंतखाबात को रोकने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। सीपीएम ने भी पार्टी वर्करों पर हमले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदा काजल कैरी इस वक्त जुड़ गई हैं अगरतला से। काजल, बताएगा किस तरीके से वोटिंग का अमल शुरू हो गया है और क्या हालात बने हुए हैं पोलिंग मराकज पर? जी, वोटिंग तो चल रहा है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। त्रिपुरा का आपका 9 पौरसभा है, 9 पौरसभा मतलब एम पौरसभा है और 4 नगर पंचायत है। 9 पौरसभा और 4 नगर पंचायत में अभी वोट चल रहा है। सुबह 7 बजे से अब वोट का जो परसेंटेज है अभी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे आदमी आके निकल के वोट दे रहा है। 2-4 दिनों से कुछ टेंशन का माहौल था जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वर्डिक्ट दिया है स्टेट गवर्नमेंट मतलब पुलिस अधिकारियों को, जैसे आदमी मतलब फ्रीली वोट दे पाए, इसके ऊपर ये करने के लिए आज कल से पुलिस का जो पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है और जितना बूथ है, बूथ में भी पहले देखा गया है 2 पुलिस था, 3 पुलिस था, आजकल बूथ में 4 पुलिस, वो भी विथ आर्म्स और बूथ के बाहर भी वो पुलिस का टहलदारी कंटिन्यू चल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का असर दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया है ताकि लोग फ्री एंड फेयर तरीके से पोलिंग पर आ सके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बाद ही आपका आदमी का भी मन में एक साहस आया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया है, कोई ये नहीं होगा। नहीं तो थोड़ा सा टेंशन का सिचुएशन था त्रिपुरा में अभी, लेकिन जिस तरह से आदमी निकल के आ रहा है, वोट दान कर रहा है, नतीजा तो निकलेगा 28 को, लेकिन जिस तरह से वोट दान हो रहा है नतीजा तो कुछ अलग ही हो सकता है। वही मुकाबला कितना जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके मुकाबला जबरदस्त देखिए यहाँ पे अभी बीजेपी रोलिंग कर रहा है। बीजेपी रोलिंग पार्टी बीजेपी है। टीएमसी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स वेस्ट बंगाल से आया है। यहाँ पे आने के बाद वेस्ट बंगाल से आके यहाँ पे बहुत कैंपेनिंग किया, बहुत सारे है, और वेस्ट बंगाल में जो उन लोगों ने सुविधाएं दिया है आदमियों को, ये भी वो लोग प्रचार में बोला है कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद सीपीएम यहाँ पे रोलिंग पार्टी, पिछले 25 सालों से सीपीएम का रोलिंग पार्टी था। तो ये मिला कि यहाँ पे त्रिकोणा बोलता है, एक सीट में 3 कैंडिडेट डाला हुआ है, तो त्रिकोणा फाइट होगा यहाँ पे। वही कहा, जिस तरीके से देखे हैं पिछले दिनों से टेंशन चल रही थी, सीपीएम ने भी बीजेपी पर वर्करों को मारने पीटने का इल्जाम लगाया। हालांकि इस मामले में पर आज समाप्त भी होने वाली है। जी, अभी ये टेंशन तो चल रहा है, मतलब चल रहा था। ये तो कोई भी इलेक्शन से पहले ऐसा सिचुएशन होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा देखा गया है। बिल्कुल, तो सह तरफा मुकाबला है और लोग जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि सिक्योरिटी के इंतजामात माकूल हैं, लोग काफी अच्छी तादाद में घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है क्या कुछ सिचुएशन सामने आती है। काजल, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। जी, कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली की आवाम को फिजाई आलूदगी से राहत है कि मिल ही नहीं रही है। आज सुबह भी AQI लेवल 339 दर्ज किया गया है, जो इंतहाई खराब के जुमरे में आता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक अक्षरधाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लोधी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली समेत दीगर इलाकों में हवा का मेयार खराब है। इन सभी जगहों पर AQI लेवल 300 से तजावुज कर गया है। आलूदगी की रोकथाम के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके खातिर हुआ नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में कुछ शोबों को छोड़कर तामीराती कामों पर पाबंदी आयद है। डीजल के जनरेटरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। सिफर से 50 के बीच AQI लेवल को अच्छा, 51 से 100 के बीच इत्मीनान बख्श, 101 से 200 के बीच औसत, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच संगीन के जुमरे में रखा जाता है। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मजीद तफसील के साथ। सुशील पांडे, इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर नताइज तो सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल साहिबा, देखिए आप जो कह रही हैं वो साफ है कि फिलहाल प्रयास पूरा किया जा रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए, लेकिन फिलहाल जमीनी हकीकत इस तरह देखते हुए नजर नहीं आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज फिलहाल दिल्ली की 339 आई है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। और यही स्थिति अगर नोएडा की बात करें तो वो 400 के पार है। गुड़गांव की बात करें तो वो भी 400 के पार है। तो इस प्रकार की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चिंता भी सुप्रीम कोर्ट की इसी विषय पर है कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम क्यों नहीं हो पा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि उनके तरफ से पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो अपना फैसला सुनाया था और सुनवाई की थी, उसमें कल एक अहम आदेश देते हुए पूरे दिल्ली NCR में जो कंस्ट्रक्शंस है, जिस पर ढिलाई की बात सरकार कर रही थी, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अभी कोई काम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो फिलहाल पूरी तरीके से सुधरा नहीं हुआ है। और अगर प्रदूषण का स्तर नहीं सुधरेगा तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जो पाबंदियां लगा रखी हैं वो कंटिन्यू जारी रहेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में यह बताया गया कि उन्होंने डस्टिंग क्लीनिंग जो मशीन की संख्या है वो बढ़ा दी है, वाटर स्पिलिंग की जो मशीनें हैं वो बढ़ा दी है, स्कूल्स बंद हैं, लेकिन धीरे धीरे जो फिलहाल एयर क्वालिटी है उसमें सुधार आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल साहिबा सुनवाई की, उस सुनवाई में साफ तौर से ये कहा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया है उसकी वजह हवा है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो देखने को नहीं मिल रहा है और इसी दिशा में सरकार को काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान दो बातें रखी। पराली जो एक बड़ा विषय बताया जा रहा है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पराली को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा था कि गोवर्धन मॉडल को फॉलो करें अगर राज्य सरकारें तो काफी हद तक पराली पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं पराली को अगर किनारे रख दिया जाए तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से तो लगातार इस मुसीबत से कोई निपटारा नहीं दिखाई दे रहा है। हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर काफी संजीदा नजर आ रहा है। हालांकि ये मामला कोई नया नहीं है, ये पुराना मामला है। 6 साल से दिल्ली के लोगों ने गुड एयर डेज नहीं देखे हैं। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर NIA की छापेमारी हुई है। शोपिया जिले के मुख्तलिफ मकामात पर NIA ने छापे मारे हैं। वच्छी ओवर जैनपुरा इलाके में NIA के छापे मारे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लगातार NIA सरगर्म नजर आ रही है। NIA के छापे मारी जारी है। तो वहीं आज भी कई मकामात पर NIA के छापे हुए हैं। शोपिया जिले के मुख्तलिफ मकामात पर NIA के छापे हुए हैं। इरशाद हमारे नुमाइंदे इस वक्त मजीद तफसील के साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, बताइएगा कहां NIA इस वक्त छापेमारी कर रही है? इरशाद, एजेंसीज जो है इन्होंने आज शोपियान जिले के जैनपुरा और वच्छी इलाकों में छापे डाले हैं। तो ये जो सिलसिला है कई महीनों से चल रहा है। इससे पहले भी 4 बार यहाँ पे छापे डाले गए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।
क्योंकि लगातार ये एजेंसी जो है जांच कर रही है, तो इसे पता चलता है, इसी जांच के दौरान पता चलता है कि कई और नाम सामने आए। इसलिए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये छापे आज भी इन्होंने डाले हैं जैनपुरा और यहाँ पे जो इलाका है, वची इलाका है, वहाँ पे ये छापे आज डाले गए हैं। इरशाद, गिरफ्तारियां किन की अमल में आई हैं, क्या उनके हवाले से कुछ जानकारी? देखिए साहिबा, इससे पहले गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबर है, अभी तक गिरफ्तारी किसकी हुई उनके जो नाम है अभी सामने नहीं आए। फिलहाल अभी जो है जैसे ही नाम हमारे सामने आएंगे और आगे क्या कार्रवाई होगी हम आप तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल, तो आपसे तफसील लेते रहेंगे। और लगातार एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है और आज वच्छी और जैनपुरा इलाके में एनआईए ने छापे मारे हैं। इरशाद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली तृणमूल में शामिल हो गए हैं, यानी अब कांग्रेस के पास सिर्फ 5 अरकान असेंबली ही रह गए हैं। तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वालों में साबिक वज़ीर आला मुकुल सांगमा भी शामिल है। नए लीडरों की शमूलियत से रियासत में तृणमूल को नई तवानाई हासिल होगी। कांग्रेस की रियासती इकाई में अगस्त से बेचैनी पाई जाती है। विंसेंट एच पाला को रियासती इकाई का सदर बनाए जाने के बाद दाखिली खींचतान खुलकर सामने आ गई। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुकुल सांगमा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। ख्याल रहे कि 2018 असेंबली इंतखाबात में 60 नशिस्तों वाली असेंबली में 21 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि कनराड सांगमा की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी को 19 सीटें हासिल हुई थी। इसके बावजूद एनपीपी, बीजेपी और दीगर जमातों को साथ लेकर हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हुई थी। रियासत में हिज़्ब इख्तिलाफ का दर्जा उससे छिन गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस में दीगर जमातों के लीडरों के शामिल होने का सिलसिला जारी रहे। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी सेशन में हुकूमत को घेरने के लिए आज लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के सीनियर मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगी। पार्लियामेंट में किन मसाइल को उठाना है और मोदी हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली तय की जाएगी। जराये के मुताबिक किसानों के मसाइल और महंगाई समेत तकरीबन दीगर कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में उठाएगी। चंद रोज कबल सोनिया गांधी के साथ पार्टी लीडरों की वर्चुअल मीटिंग में ये भी तय पाया था कि इस बार पार्लियामेंट में महंगाई, पेगासस, बेरोजगारी, हिंद चीन मसले और कोविड जैसे मामलात पर मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग शाम 4 बजे मुनक्किद होगी। किसान तहरीक को 1 साल मुकम्मल होने पर आज हैदराबाद के इंदिरा पार्क के धरना चौक पर महाधरना मुनक्किद किया गया है। इस धरने में किसान लीडर राकेश टिकैत भी शामिल होंगे और दीगर किसान लीडरान भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ज़राई कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसानों ने दीगर अहम मुतालबात की यकसोई के लिए अपना एहतजाज जारी रखने का मंसूबा बनाया है। एमएसपी पर कानूनी जमानत, किसान तहरीक के दौरान फौत होने वाले किसानों के अहले खाना को मुआवजा, किसानों और किसान लीडरों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के मुतालबे मनवाने के लिए किसानों ने तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज सुबह 9:30 बजे से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है। ये मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज में मिली शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया सफेद जर्सी में भी दमदार खेल का मुजाहरा करने के लिए बेताब रहेगी। इससे कबल टेस्ट में दोनों टीमों का सामना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हुआ था, जिसमें कीवीज टीम ने टीम इंडिया को शिकस्त दी थी और खिताब अपने नाम किया था। बहैसियत वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड खिताब का दिफा करने उतरेगी। पहले मैच में टीम इंडिया ने कई हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को आराम दिया है। इसी वजह से पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का इंतखाब कप्तान अजिंक्य रहाणे और हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए आसान नहीं होगा। विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की गैर मौजूदगी में कप्तान अजिंक्य रहाणे पर टीम को फतेह की राह पर गामजन करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं श्रेयस अय्यर कीवीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।